हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो इस वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे प्रोडक्शन एनालिसिस से, जो इसमें लॉ वेरिएबल है, रिटर्न टू स्केल है, ब्रेक इवन पॉइंट है, कॉस्ट एनालिसिस है। तो इन सभी से हम कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है द डैश शोज द ओवरऑल आउटपुट जनरेटेड एट ए गिवन लेवल ऑफ इनपुट, यानी एक लेवल ऑफ इनपुट पे क्या आउटपुट जनरेट होता है, इसके रिलेशनशिप को क्या शो करता है। ऑप्शन ए कॉस्ट फंक्शन शो करता है, ऑप्शन बी प्रोडक्शन फंक्शन शो करता है, ऑप्शन सी आइसो कॉस्ट शो करता है, या फिर ऑप्शन डी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन यानी कि MRTS शो करता है। तो गिवन लेवल ऑफ इनपुट पे क्या आउटपुट जनरेट हो रहा है, इसको शो करता है प्रोडक्शन फंक्शन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है इफ LAC कर्व फॉल्स एज आउटपुट एक्सपेंड दिस इज ड्यू टू। तो जो LAC कर्व होता है लॉन्ग रन में, LAC कर्व वो फॉल होता है जैसे जैसे आउटपुट एक्सपेंड होता है, यानी आउटपुट एक्सपेंड होगा तो LAC कर्व फॉल होगा। तो ये क्यों होता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की वजह से, या इकोनॉमी ऑफ स्केल की, या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से, या फिर डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल की वजह से। आउटपुट एक्सटेंड हो रहा है तो LAC जो है एवरेज कर्व जो है वो फॉल हो रहा है। तो क्यों? बिकॉज ऑफ इकोनॉमी ऑफ स्केल। नेक्स्ट है आइसो क्वांट आर इक्वल टू। तो जो आइसो क्वांट होता है वो इक्वल टू किसके होता है? प्रोडक्ट लाइन, टोटल यूटिलिटी लाइन, कॉस्ट लाइन, या फिर रेवेन्यू लाइन। तो जो आइसो क्वांट है यानी कि दो क्वांटिटी सेम आउटपुट, दो जो इनपुट है वो सेम क्वांटिटी का आउटपुट दे रहे हैं, आइसो क्वांट। तो ये किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए प्रोडक्ट लाइन के बराबर होता है। नेक्स्ट है द मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व इज एबव द एवरेज प्रोडक्ट कर्व व्हेन द एवरेज प्रोडक्ट इज। तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व होता है वो एवरेज प्रोडक्ट कर्व के एबव होता है, ऊपर होता है। जब एवरेज प्रोडक्ट क्या इंक्रीज हो रहा होता है, डिक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट होता है, या फिर नन। तो एवरेज प्रोडक्ट जब वो इंक्रीज या डिक्रीज या कांस्टेंट होता है तो कौन से केस में मार्जिनल प्रोडक्ट तब जो है वो एवरेज प्रोडक्ट के ऊपर होता है? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। जब एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा होता है उस वक्त जो मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व होता है वो एवरेज प्रोडक्ट के ऊपर होता है। आपने अगर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का ग्राफ देखेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि एवरेज प्रोडक्ट जब बढ़ रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है, तो उस वक्त मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट के ऊपर होता है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ। तो जो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है वो किस टर्म में जो है एक्सप्लेन किया जा सकता है? ऑप्शन ए एक्सटर्नल एंड इंटरनल इकोनॉमीज, ऑप्शन बी एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिस इकोनॉमीज, ऑप्शन सी एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड इंटरनल डिस इकोनॉमीज, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न आ रहा है वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो इनपुट से उनको वेरी करने पे। तो ये क्या जो शो करता है? ये शो करता है एक्सटर्नल इकोनॉमी को और इंटरनल डिस इकोनॉमी को। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है एन आइसो क्वांट इज डैश टू एन आइसो कॉस्ट लाइन एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट में आइसो कॉस्ट लाइन और आइसो क्वांट क्या होते हैं? कॉन्वेक्स होते हैं, कनकेव होते हैं, टेंजेंट होते हैं, फिर परपेंडिकुलर होते हैं। तो आप देखेंगे ग्राफ में कि आइसो क्वांट जो होता है वो टेंजेंट टू होता है किसके? आइसो कॉस्ट लाइन पे। तो आइसो क्वांट इज tangent to an isocost line at equilibrium point. नेक्स्ट है एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन द मार्जिनल प्रोडक्ट इज। तो जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है जहाँ पे जो है चेंज होता है कनकेव वाले कर्व में, उसमें मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? इंक्रीज हो रहा होता है, डिक्रीज होता है, मैक्सिमम होता है, फिर नेगेटिव होता है। तो उस वक्त यानी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वो मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट है डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न इम्प्लाइज। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न क्या इंप्लाई करता है? डिक्रीजिंग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, डिक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट, इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट, या डिक्रीजिंग एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न है तो वहाँ पे क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? इंक्रीज कर रहा होता है। इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न पे जो मार्जिनल कॉस्ट है वो इंक्रीज कर रहा होता है। नेक्स्ट है इफ द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज बिलो द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज बिलो द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर, इट मस्ट बी ट्रू दैट मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज नेगेटिव, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज जीरो, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज फॉलिंग, या एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज नेगेटिव। तो मार्जिनल प्रोडक्ट नीचे है एवरेज प्रोडक्ट के, तो ये क्या शो करेगा कि एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज फॉलिंग। जब एवरेज प्रोडक्ट ऊपर जब इंक्रीज हो रहा होता है तो उस वक्त मार्जिनल प्रोडक्ट ऊपर होता है, लेकिन जब एवरेज प्रोडक्ट गिर रहा होता है तो उस वक्त मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट के नीचे होता है। ये कर्व आपने ध्यान से देखिएगा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज वैलिड व्हेन। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कब वैलिड होता है? ओनली वन इनपुट इज वेरिएबल एंड ऑल अदर इनपुट आर केप्ट कांस्टेंट। ऑप्शन बी है ऑल फैक्टर आर केप्ट कांस्टेंट, ऑप्शन सी है ऑल इनपुट आर वेरिड इन द सेम प्रोपोर्शन, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अगर प्रोडक्शन एनालिसिस में पढ़ा है तो उसमें आपने देखा होगा कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या होता है कि किसी एक इनपुट को हम वेरी करते हैं, बाकी सभी कांस्टेंट रखे जाते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओनली वन इनपुट इज वेरिएबल एंड ऑल अदर इनपुट्स आर केप्ट कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्म यूटिलिटी इज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो ये टर्म यूटिलिटी है किसने इंट्रोड्यूस किया था? एडम स्मिथ ने, डैनियल बर्नौली ने, अल्फ्रेड मार्शल ने, फिर फिलिप कोटलर ने। तो यूटिलिटी का मतलब कि आप किसी प्रोडक्ट को जब कंज्यूम करते हो तो उससे आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, यूजफुलनेस। तो इस कॉन्सेप्ट को कौन लेके आया था? ऑप्शन बी डैनियल बर्नौली ने इस कॉन्सेप्ट को लाया था। विच इज नॉट ए टाइप ऑफ यूटिलिटी। नीचे देखिए ऑप्शन में से बताना कि कौन सा यूटिलिटी का टाइप नहीं है। फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, प्रोडक्शन यूटिलिटी, या फिर पोजीशन यूटिलिटी। तो देखिए फॉर्म, प्लेस और पोजीशन यूटिलिटी
ये यूटिलिटी के टाइप है, लेकिन प्रोडक्शन यूटिलिटी ये यूटिलिटी का टाइप नहीं है। तो ऑप्शन सी प्रोडक्शन यूटिलिटी इज नॉट ए टाइप ऑफ यूटिलिटी। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म ऑफ ए रॉ मटेरियल इनटू मार्केटेबल गुड्स इज नॉन एज, यानी कि रॉ मटेरियल को हम जब ट्रांसफॉर्म करते हैं मार्केटेबल गुड्स में तो इसको क्या कहते हैं? फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, प्रोडक्शन या फिर पोजीशन यूटिलिटी। तो आप रॉ मटेरियल को मार्केटेबल गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हो, यानी कि उसके फॉर्म में चेंज कर रहे हो, दैट इज फॉर्म यूटिलिटी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द स्टेटमेंट मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज क्वांटिटेटिव लाइक अदर मैथमेटिकल वेरिएबल लाइक हाइट, वेट एक्सेट्रा इज करेक्ट फॉर। तो देखिए दो यूटिलिटी को आप दो टाइप में मेजर कर सकते हो, कार्डिनल या ऑर्डिनल में। तो यहाँ पे पूछा गया कि मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इन क्वांटिटेटिव लाइक अदर मैथमेटिकल वेरिएबल, जैसे हाइट या वेट को आप जो है मेजर करते हो, उसी तरीके से इस यूटिलिटी को भी आप क्वांटिटेटिव टर्म में मेजर कर सकते हो। तो उसको क्या कहते हैं? कार्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट, ऑर्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट, मटेरियल या फिर जनरल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट। तो दो ही होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। और जब आप मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव टर्म्स में उसको मेजर करते हो तो उसको कहते हैं कार्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट। ऑप्शन ए। वहीं पे ऑर्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड न्यूमेरिकली, इट कैन ओनली बी रैंक्ड एज 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी कि हम ऑर्डिनल में ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर यानी कि रैंकिंग करते हैं अलग अलग यूटिलिटी के हिसाब से, तो ऑर्डिनल में होता है। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है द रिलेशन बिटवीन physical output of a production process to physical input is known as। तो physical output of a production process to physical input ये क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन फंक्शन। तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है विच इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो नीचे दिए ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल या फिर ऑल ऑफ दिस। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को भी अब इंक्लूड किया जाता है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट ए करेक्ट अजम्पशन फॉर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो कि शॉर्ट रन का लॉ है, लॉन्ग रन में जो है आपका लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल आ जाता है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के क्या कौन सा अजम्पशन करेक्ट नहीं है? तो चार ऑप्शन दिए हैं, चारों में से तीन सही होंगे, एक जो है वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का अजम्पशन नहीं हो, तो उसको आइडेंटिफाई करना है। तो ऑप्शन ए है ओनली वन फैक्टर इज वेरिएबल व्हाइल अदर आर हेल्ड कांस्टेंट। ऑप्शन बी है देयर इज नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन सी है इट अज्यूम्स ए लॉन्ग रन सिचुएशन। ऑप्शन डी है इट इज पॉसिबल टू वेरी द प्रोपोर्शन इन विच डिफरेंट इनपुट आर कंबाइंड। तो देखिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है? ये शॉर्ट रन में होता है ना कि लॉन्ग रन में। तो ऑप्शन सी क्या है? इट अज्यूम्स ए लॉन्ग रन सिचुएशन, जो कि गलत है, ये अजम्पशन नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि कौन सा करेक्ट अजम्पशन नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट अजम्पशन नहीं है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का। नेक्स्ट है विच इज करेक्ट फॉर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो वेरिएबल प्रोपोर्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो यहाँ पे स्टेटमेंट काफी लंबा है, तो यहाँ पे देखिए जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के लिए स्टेटमेंट करेक्ट है वो है ऑप्शन ए, हाउ मच आउटपुट चेंज इफ द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर इज इंक्रीज्ड कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। ये जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, बाकी सारे ऑप्शन जो यहाँ पे दिए गए हैं वो गलत है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में नॉर्मली यही चेक करते हैं हम कि जब सारे फैक्टर को कांस्टेंट रख देंगे, कोई एक फैक्टर को चेंज करेंगे तो आउटपुट में कितना चेंज होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं। नेक्स्ट है which is not the correct stage of production in the law of variable proportion। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में जो स्टेजेस हैं, तो नीचे दिए गए में से कौन सा स्टेज नहीं है? नॉट द करेक्ट स्टेज, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न, पॉजिटिव मार्जिनल रिटर्न या फिर नेगेटिव मार्जिनल रिटर्न। तो यहाँ पे देखेंगे आप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में तीन स्टेजेस होते हैं, इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग और नेगेटिव। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है पॉजिटिव मार्जिनल रिटर्न, ये स्टेज नहीं है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया कि नॉट द करेक्ट स्टेज, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप रिलेशनशिप, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो रिलेशनशिप आप याद रखिएगा कि व्हेन एपी इज मैक्सिमम, यानी कि जब एवरेज प्रोडक्ट होता है मैक्सिमम होता है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? इक्वल होता है। व्हेन टीपी यानी टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, तो एमपी जो है वो जीरो होता है। व्हेन टीपी इज फॉलिंग, यानी कि जब टोटल प्रोडक्ट फॉल कर होता है तो एमपी क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है। एज अलॉन्ग एज टीपी इज पॉजिटिव, एपी इज पॉजिटिव, जब तक टोटल प्रोडक्ट जो पॉजिटिव होता है तब तक एवरेज प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होता है। एपी एंड एमपी आर इन्वर्टेड यू शेप्ड कर्व। तो एपी और एमपी क्या है? उल्टा यू शेप्ड कर्व होते हैं। एमपी कट्स एपी एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट एंड एट द पॉइंट एमपी इज इक्वल टू एपी। तो एमपी और एपी क्या है? कट करता है कब? मैक्सिमम पॉइंट पे। किसके मैक्सिमम पॉइंट पे? एमपी कट्स एपी एट इट्स मैक्सिमम, यानी कि जो एपी का मैक्सिमम पॉइंट होता है उस पे एमपी जो है उसको कट करता है। तो ये कुछ इक्वेशन हैं जो रिलेशन हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से, उसको आपको याद रखना है। तीन स्टेज होता है, इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग, नेगेटिव, और ये कुछ कॉम्बिनेशन से रिलेशन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द बेस्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो कौन सा बेस्ट स्टेज माना जाता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में? इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग, पॉजिटिव मार्जिनल, नेगेटिव मार्जिनल। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डिमिनिशिंग रिटर्न। डिमिनिशिंग रिटर्न को नॉर्मली बेस्ट माना जाता है क्योंकि उस वक्त इंक्रीज भी होता है लेकिन डिमिनिश रेट में हो रहा था, लेकिन इंक्रीज होता है, एपी और एमपी भी मैक्सिमम होते हैं। नेक्स्ट है विच इज करेक्ट फॉर द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। अब यहाँ पे पूछा गया कि लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में क्या करेक्ट होता है, तो सीधे आंसर पे चलते हैं, दैट इज ऑप्शन बी, रिटर्न टू स्केल रिफर टू द रिलेशनशिप
रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन आउटपुट एंड प्रोपोर्शनेट चेंज इन ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जब सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे हम प्रोपोर्शनेट चेंज करते हैं तो उसका कितना इफेक्ट पड़ता है आउटपुट पे, तो उसी के रिलेशन को हम क्या कहते हैं, रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या था, किसी एक वेरिएबल को हम जब चेंज करते हैं तो आउटपुट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है और बाकी को हम कांस्टेंट रखते हैं। और यहाँ रिटर्न टू स्केल में क्या है कि रिटर्न टू स्केल रिफर टू द रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन आउटपुट एंड प्रोपोर्शनेट चेंज इन ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट है विच इज नॉट ए करेक्ट अजम्पशन फॉर द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, तो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल के लिए करेक्ट अजम्पशन कौन सा नहीं है। ऑल फैक्टर आर कांस्टेंट बट द एंटरप्राइज में चेंज, ए वर्कर्स वर्क्स विथ गिवन टूल एंड इंप्लीमेंट्स, टेक्नोलॉजिकल चेंजेज आर एब्सेंट, देयर इज ए परफेक्ट कंपटीशन। तो कौन सा अजम्पशन जो है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल के लिए करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट नहीं है, यानी ऑल फैक्टर आर कांस्टेंट, जबकि ऑल फैक्टर क्या होते हैं, वेरीज करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है विच इज नॉट द करेक्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इन द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, तो अब लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में 3 स्टेज होते हैं, तो तीनों स्टेज में कौन सा, इसमें जो नीचे चार ऑप्शन दिए इसमें से कौन सा स्टेज नहीं होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न या फिर नो रिटर्न। तो देखिए लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में 3 स्टेज होते हैं, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिमिनिशिंग, तो ऑप्शन डी नो रिटर्न ये स्टेज नहीं होता है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नो रिटर्न ये स्टेज नहीं है। तो आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिमिनिशिंग रिटर्न। नेक्स्ट है इफ वी वांट टू इंक्रीज प्रोडक्शन देन वी नीड टू परचेज मोर रॉ मटेरियल, इफ वी वांट टू इंक्रीज प्रोडक्शन, हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो हमें और ज़्यादा रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, तो दिस कॉस्ट इज कॉल्ड, तो इस पे जो कॉस्ट आएगा उस कॉस्ट को हम क्या कहेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट या संक कॉस्ट। तो यहाँ पे आप प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हो, इस वजह से आपकी जो रॉ मटेरियल ज़्यादा परचेज करोगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे कॉस्ट वेरी कर रही है, फिर करेक्ट ऑप्शन का जाएगा ऑप्शन सी वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि आपने रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के हिसाब से बढ़ा रहे हो। नेक्स्ट है द कॉस्ट विच विल नेवर रिटर्न इन एनी स्टेज ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड, यानी कि ऐसा कॉस्ट जो इनकर्ड हो चुका है और वो कभी रिटर्न नहीं होगा, उस कॉस्ट को क्या कहते हैं, फिक्स्ड, अपॉर्चुनिटी, वेरिएबल या फिर संक, तो उस कॉस्ट को कहते हैं ऑप्शन डी संक कॉस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ वन थिंग इन टर्म्स ऑफ द अल्टरनेटिव गिवन अप इज कॉल्ड, यानी कि किसी चीज़ को छोड़ने की जो कॉस्ट होती है उसको क्या कहते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर संक कॉस्ट, तो उसको कहते हैं ऑप्शन सी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है विच इज नॉट द करेक्ट अजम्पशन ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस, यानी ब्रेक इवन एनालिसिस यानी बीईपी जो आप एनालिसिस करते हैं तो उसके लिए कुछ अजम्पशंस होते हैं, तो नीचे देखिए अजम्पशन में से कौन सा करेक्ट नहीं है बीईपी के लिए, नॉट द करेक्ट अजम्पशन। ऑप्शन ए है ऑल कॉस्ट कैन बी सेपरेटेड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट, ऑप्शन बी है वेरिएबल कॉस्ट विल फ्लक्चुएट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, ऑप्शन सी है द सेलिंग प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट, या फिर ऑप्शन डी प्रोडक्ट मिक्स विल चेंज कंटिन्यूअसली। तो ब्रेक इवन एनालिसिस में जो करेक्ट अजम्पशन नहीं है वो है ऑप्शन डी प्रोडक्ट मिक्स विल चेंज कंटिन्यूअसली, प्रोडक्ट मिक्स चेंज नहीं होता है, यहाँ पे लिखा है कि चेंज होता है, तो करेक्ट अजम्पशन नहीं है। नेक्स्ट है बीईपी इज ए सिचुएशन वेयर फर्म इज इन, तो ब्रेक इवन पॉइंट पे फर्म कौन से सिचुएशन होता है, प्रॉफिट में, लॉस में, नो प्रॉफिट नो लॉस, या फिर ऑप्शन डी कैन नॉट से एनीथिंग। तो यहाँ पे आंसर सभी को पता होगा कि बीपी एक ऐसा सिचुएशन होता है ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ पे कंपनी ना प्रॉफिट कमा रही होती है ना ही लॉस कर रही होती, लॉस में होती है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है विच इज द करेक्ट इक्वेशन ऑफ ब्रेक इवन क्वांटिटी, तो ब्रेक इवन क्वांटिटी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो करेक्ट इक्वेशन क्या होगा, तो यहाँ पे सीधे फॉर्मूले पे चलेंगे, तो नॉर्मली क्या होता है कि ब्रेक इवन क्वांटिटी जो होता है वो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो उसको क्या कहते हैं, ब्रेक इवन क्वांटिटी आता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बी क्यू इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। नेक्स्ट है विच इज द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस, तो नीचे देखिए ऑप्शन में से बताना है कि ब्रेक इवन एनालिसिस का कौन सा एप्लीकेशन है, यानी कि इसको कहाँ यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है इट हेल्प्स इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस विच विल गिव द डिजायर्ड प्रॉफिट, इट हेल्प्स इन द फिक्सेशन ऑफ सेल्स वॉल्यूम टू कवर ए गिवन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ऑप्शन सी इट गिव्स सजेशन फॉर द शिफ्ट इन द सेल्स मिक्स, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो देखिए ब्रेक इवन एनालिसिस इन तीनों में ही क्या करता है, हेल्प करता है, इसका यूज आप इन तीनों में ही यूज कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, तो कंट्रीब्यूशन आपने अकाउंटिंग में ही पढ़ा होगा, तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है, तो सीधे फॉर्मूले पे आते हैं, दैट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन भी क्या होता है, ब्रेक इवन क्वांटिटी कहलाता है। नेक्स्ट है व्हिच इज द करेक्ट इक्वेशन ऑफ द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो ये भी ब्रेक इवन पॉइंट में मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए करेक्ट फॉर्मूला होता है, दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी में सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, यानी सेल्स में से ब्रेक इवन सेल्स आप निकाल देंगे तो दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी
शो करेगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कैलकुलेट करने के और भी तरीके हैं, जैसे कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी को आप करंट सेल लेवल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट डिवाइडेड बाई करंट सेल लेवल इंटू 100 करके भी निकाल सकते हैं। वहीं पे करंट सेल माइनस ब्रेक इवन सेल आपको करनी है, वहीं पे आप करंट सेल यूनिट माइनस ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट भी माइनस करेंगे तो भी आपका जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल आएगा। तो ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, कोई सभी ऑप्शन में रखा जा सकता है। नेक्स्ट है ब्रेक इवन पॉइंट इज, तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? ऑप्शन ए द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द टोटल सेल्स रेवेन्यू लाइन एंड टोटल कॉस्ट लाइन। ऑप्शन बी द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द टोटल सेल्स रेवेन्यू लाइन एंड वेरिएबल कॉस्ट लाइन। ऑप्शन सी है द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द टोटल सेल्स रेवेन्यू लाइन एंड फिक्स्ड कॉस्ट लाइन। या फिर ऑप्शन डी द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द टोटल सेल्स रेवेन्यू लाइन एंड द एक्सेसेस। तो देखिए ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? सेल्स रेवेन्यू लाइन और कॉस्ट लाइन का इंटरसेक्शन होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द टोटल सेल्स रेवेन्यू लाइन एंड टोटल कॉस्ट लाइन इज द ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट है इन द शॉर्ट रन when the output of a firm increases its average fixed cost will। तो शॉर्ट रन में जब आउटपुट ऑफ फर्म जो है वो इंक्रीज होगी तो एवरेज कॉस्ट क्या होगा? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और एवरेज कॉस्ट क्या होगा? डिक्रीज होगा। आउटपुट इंक्रीज होगा तो एवरेज कॉस्ट डिक्रीज होगा शॉर्ट रन में। द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज कॉल्ड, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को क्या कहते हैं? रिटर्न टू स्केल, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो आपने बताया था कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दो में होते हैं, तो शॉर्ट रन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है और लॉन्ग रन में रिटर्न टू स्केल होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ही शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है। नेक्स्ट है एवरेज रेवेन्यू इज द रेवेन्यू पर। तो एवरेज रेवेन्यू कैसे करते हैं? तो एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू पर यूनिट कमोडिटी सोल्ड, टोटल कमोडिटी सोल्ड, मार्जिनल कमोडिटी सोल्ड, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पे होगा वो है यूनिट कमोडिटी सोल्ड। तो एवरेज रेवेन्यू इज द रेवेन्यू पर यूनिट कमोडिटी सोल्ड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द डिस्टिंक्शन बिटवीन वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज रेलेवेंट ओनली इन। तो जो डिस्टिंक्शन है वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट का, उसको आप डिस्टिंक्ट कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। कहाँ पे? लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में, मिक्स्ड पीरियड में। तो नॉर्मली जब होता है वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट, ये दोनों डिफरेंशिएट कर सकते हो आप शॉर्ट रन में। लॉन्ग रन में क्या होता है? लॉन्ग रन में जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो भी वेरी करता है। तो डिस्टिंक्शन कहाँ पे हो सकता है? शॉर्ट पीरियड में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द फैक्टर यूज्ड इन द प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, बोथ ए एंड बी, या फिर ओनली कैपिटल। तो जैसा कि पहले भी आया था लैंड, लेबर, कैपिटल, वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप नहीं था, यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप भी दे दिया गया है। तो फैक्टर यूज्ड इन प्रोडक्शन इज ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट है प्रोडक्शन में बी डिफाइंड एज एन एक्ट ऑफ। तो प्रोडक्शन आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? तो एज एन एक्ट ऑफ क्रिएटिंग यूटिलिटी, अर्निंग प्रॉफिट, डिस्ट्रॉइंग यूटिलिटी, या फिर प्रोवाइडिंग सर्विस। तो प्रोवाइडिंग सर्विस, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आप प्रोडक्शन में क्या करते हैं? आप यूटिलिटी क्रिएट करते हो, आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो यूटिलिटी क्रिएट करते हो। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्रिएटिंग यूटिलिटी। व्हेन ऑल द प्रोडक्टिव सर्विस आर इंक्रीज इन गिवन प्रपोर्शन द प्रोडक्ट इज इंक्रीज इन सेम प्रपोर्शन। जब प्रोडक्टिव सर्विसेज जो होती हैं वो सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज की जाती हैं, उसी प्रपोर्शन में से जो प्रोडक्ट है वो भी इंक्रीज करता है, तो सिचुएशन को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग सिचुएशन ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट। तो सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज हो रहा है, ये क्या हो गया? कांस्टेंट रिटर्न हो गया, सिचुएशन ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज फर्स्ट एक्सप्लेन्ड बाय। तो जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है प्रोडक्शन फंक्शन का, जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है, उसको किसने एक्सप्लेन किया था? एडवर्ड वेस्ट ने, मार्शल ने, वेबले ने, केन्स ने। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए एडवर्ड वेस्ट ने। एडवर्ड वेस्ट ने जो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को पहले एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट है आइसो कॉस्ट लाइन इंडिकेट द प्राइस ऑफ। तो आइसो कॉस्ट लाइन जो होता है वो किस चीज़ की प्राइस को शो करता है? आउटपुट को, इनपुट के, फिनिश गुड्स को, रॉ मटेरियल को। तो आइसो कास्ट लाइन जो है वो शो करता है इनपुट की प्राइस को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है दैट प्रोडक्ट विल नेवर बी जीरो और नेगेटिव। तो कौन सा प्रोडक्ट है जो कि कभी जीरो या नेगेटिव नहीं होगा? मार्जिनल, एक्सेप्शनल, एवरेज, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जो प्रोडक्ट है कि जो कि कभी जीरो या नेगेटिव नहीं होता वो है एवरेज प्रोडक्ट। सी देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? वो जीरो हो जाता है, जैसे आपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में देखा था कि मार्जिनल प्रोडक्ट वो नेगेटिव चला जाता है, लेकिन एवरेज जो है वो जीरो नेगेटिव कभी नहीं होता है। ए ग्राफ इंडिकेटिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट विथ डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड। यानी कि एक ऐसा ग्राफ जहां पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट और डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट को शो किया जाता है, उसको कौन सा ग्राफ कहते हैं? आइसो कॉस्ट मैप, बीईपी मैप, इनपुट आउटपुट मैप, फिर आइसो क्वांट मैप। तो इसको कहते हैं आइसो क्वांट मैप, यानी कि डिफरेंट इनपुट पे सेम क्वांटिटी का अमाउंट क्वांटिटी आउटपुट आ रहा है, दैट इज आइसो क्वांट मैप। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है विच इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ आइसो क्वांट, यानी आइसो क्वांट का कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है? डाउनवर्ड स्लोपिंग,
कन्वेक्स, नेगेटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप। तो आपने आइसोकॉन्ट का अगर कर्व देखा है तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, कन्वेक्स भी होता है और नेगेटिव स्लोप भी होता है, लेकिन पॉजिटिव स्लोप नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन कि ये जो है प्रॉपर्टी नहीं है आइसोकॉन्ट का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेरिएबल इनपुट। तो नीचे देखिए ऑप्शन में से बताना कि कौन सा वेरिएबल इनपुट नहीं है, जो चेंज नहीं होता है। रॉ मटेरियल, पावर, इक्विपमेंट, नन ऑफ दिस। तो रॉ मटेरियल और पावर ये दोनों क्या है, आउटपुट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, लेकिन इक्विपमेंट आपके वही रहेंगे, ये चेंज नहीं होते हैं, आउटपुट पे डिपेंड नहीं करते। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, इक्विपमेंट इज नॉट ए वेरिएबल इनपुट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए शॉर्ट रन लॉ। शॉर्ट रन लॉ कौन सा है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, बल्कि यहाँ पे ऑप्शन चेंज है, क्वेश्चन सेम टाइप का है लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डिफरेंट है। लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो कौन सा शॉर्ट रन लॉ है, तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ये क्या है, ये लॉन्ग रन का है, लॉन्ग रन लॉ है प्रोडक्शन का। लेकिन डिमिनिशिंग रिटर्न, जिसको आप वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं, उसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी कहा जाता है। तो ये शॉर्ट रन लॉ है, तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है इन द लॉन्ग रन ऑल इनपुट बिकम। तो लॉन्ग रन में सारे इनपुट क्या हो जाते हैं, अभी पहले भी देखा था कि फिक्स्ड जो होता है वो भी क्या होता है, वेरी करने लगता है लॉन्ग रन में। तो इन लॉन्ग रन ऑल इनपुट बिकम बी वेरिएबल, तो सारे इनपुट जो है वो वेरिएबल हो जाते हैं। नेक्स्ट है हु क्लासिफाइड इकोनॉमीज ऑफ स्केल इनटू इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो इंटरनल और एक्सटर्नल में इकोनॉमी ऑफ स्केल को किसने डिवाइड किया था, रॉबिन्सन, मार्शल, एडवर्ड वेस्ट, पिग्स ने। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मार्शल। मार्शल ने जो है इकोनॉमी ऑफ स्केल को इंटरनल या एक्सटर्नल में डिवाइड किया था। नेक्स्ट है रिलेटेड टू प्रोडक्शन फंक्शन MRTS स्टैंड फॉर। तो प्रोडक्शन फंक्शन में जो MRTS होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू इन टोटल सेल, मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम टोटल सेल, मार्जिनल रेट ऑफ टोटल सप्लाई, या फिर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। तो MRTS प्रोडक्शन फंक्शन में जो फुल फॉर्म होता है उसका क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है डैश ऑफ स्केल आल्सो रिफर टू द सेविंग मेड इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग साइज। तो देखिए इकोनॉमी ऑफ स्केल में क्या होता है कि इकोनॉमी ऑफ स्केल में आप जब अपनी प्रोडक्शन को इंप्रूव करते हो, इंक्रीज करते हो साइज की प्रोडक्शन को, तो आप जो है प्रोडक्शन पर यूनिट कॉस्ट जो है डिक्रीज हो रही होती है, तो उसको कहते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल। तो यहाँ पे यही चीज़ पूछा गया है कि डैश ऑफ स्केल आल्सो रिफर टू द सेविंग मेड इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग साइज। यानी कि जब आप साइज को इंक्रीज करते हो प्रोडक्शन के, तो पर यूनिट कॉस्ट जो है डिक्रीज होती है, सेव करते हो आप उसमें। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। नेक्स्ट है डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल। तो डिस इकोनॉमी में क्या हो जाता है, आर द कॉस्ट डिसएडवांटेज दैट फर्म बिल्ड अप ड्यू टू इंक्रीज इन फर्म साइज और आउटपुट। यानी कि जब कभी कंपनी जो है अपने साइज को या आउटपुट को बढ़ाती है, तो उसकी वजह से जो कोई नुकसान होता है तो उसको डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल कहा जाता है। साइज या आउटपुट को बढ़ाने से जो भी फायदा होता है, जो भी सेविंग होती है, उसको इकोनॉमी ऑफ स्केल कहा जाता है। वहीं पे अगर साइज या आउटपुट बढ़ाने से जो भी नुकसान होता है, जो भी कॉस्ट इनकर्ड होता है, उसको कहते हैं डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQs थे प्रोडक्शन एनालिसिस से, लॉ ऑफ शॉर्ट रन लॉ और लॉन्ग रन लॉ से, ब्रेक इवन पॉइंट से, इकोनॉमी ऑफ स्केल से, कॉस्ट से। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।